नमस्कार। बाजार से जुड़ी हल्की फुल्की बातों को बहुत ही दिलचस्प अंदाज में बताने के लिए आज फिर से हम लेकर आ गए हैं मार्केट गपशप। और आज बात होगी ऑटो सेक्टर की। पूरी दुनिया ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले फ्यूल से कम पोल्यूशन फैलाने वाले फ्यूल की तरफ बढ़ रही है और भारत भी इससे अलग नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया है कि 2027 तक बड़े शहरों में डीजल वाहनों पर रोक लगा दी जाए। वहीं 2035 तक सभी परंपरागत 2 और 3 व्हीलर्स पर रोक लगा दी जाए। हालांकि अभी ये सिफारिशें ही हैं, लेकिन अगर ये सिफारिशें अमल में लाई जाती हैं तो ऑटो सेक्टर पर इसका क्या असर होगा, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज इस मार्केट गपशप के लिए मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी शरद दुबे, साथ ही आगे गौरांग शाह भी जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मार्केट गपशप की। डीजल पर ड्रामा। तो डीजल पर ड्रामा काफी फोकस में है। ये खबर बहुत सारे लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उनकी जो डीजल कार गैराज में खड़ी है या फिर घर के बाहर खड़ी है, क्या वो जल्द ही बेकार होने वाली है। बहुत चर्चा गर्म है। शरद, बहुत आपके पास तो डीजल कार नहीं कहीं? जी बिल्कुल, मेरे घर में एक एसयूवी है जो डीजल पे चलती है और ये महिंद्रा की गाड़ी है और हमने बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी काम रहती है हाईवेज़ में, तो डीजल का तो हमारा बहुत खपत होता है। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है और मोस्ट ऑफ द जो बाइज आप देख रहे हैं एसयूवीज़ में वो डीजल के ही रहते हैं गाड़ी के। एक काम करते हैं शरद, सिलसिलेवार ढंग से ये जो खबर क्या आई है उसका असर क्या होगा। डीजल अगर कारें हैं तो आपको क्या करना है, कंपनियों के लिए कैसी ये खबर है, और अगर डीजल कारें अगर रिप्लेस की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से या फिर जो गैस पर चलने वाली गाड़ियां हैं तो किन कंपनियों के लिए मौका बनेगा, किन कंपनियों के लिए खबर नेगेटिव होगी, इसको ज़रा समझाते हैं आज। जी बिल्कुल, 2027 का जो ये ओवरऑल एक रिपोर्ट आया है, हालांकि एक्सेप्टेड नहीं हुआ है सेंटर से। थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ। जो बड़े शहर है जिनका 10 लाख से ज़्यादा का पॉपुलेशन है वहाँ पे जो है ये लागू हो सकती है, जहाँ पे डीजल की फेज आउट होगी। अब 10 लाख वाले शहर आप देख, 10 लाख वाले में सभी तो सारे शहर आ जाएंगे। आप ले लीजिए कोई भी शहर टियर 2 टियर 3 तो 10 लाख के ऊपर ही आ रहे हैं। तो मोरलेस कह रहे हैं कि 70 से 80% अर्बन एरियाज कवर हो जाने वाले हैं इससे। और इसके अलावा 2027 तक का टारगेट है। हाँ, 2027 का टारगेट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो आइस होता है, जो इंटरनल कंबशन इंजन जिस चीज़ को कहते हैं हम लोग, जिसमें 2 व्हीलर रहता है 3 व्हीलर रहता है, उसका भी फेज आउट अब स्टार्ट होने वाला है। आइस की खबर घर में, लेकिन उसमें भी शरद ने आइस निकाल लिया। आज शुक्रवार का दिन भी है, लेकिन आईसी यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, आंतरिक दहन इंजन उसको हम हिंदी में बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो भी पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, उनसे जो गाड़ियां चल रही हैं, यानी कि वो फ्यूल जाके जिस इंजन के जरिए बर्न हो रहा है और उसके जरिए एनर्जी क्रिएट हो रही है, उन सारे के सारे इंजन को फेज आउट करने का प्लान है। करेक्ट? जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि हमारा जो पीक डिमांड होता है इस रिपोर्ट में 2040 में पेट्रोल और डीजल का पीक डिमांड रहेगा। अब पीक डिमांड के बाद क्या होगा, यूसेज में आपके सीएनजीज आएंगे, आपके ईवीज आएंगे, तो इस पर गवर्नमेंट फोकस करने वाले हैं। और ऑफकोर्स याद रखिए, भारत में भी जो है प्रदूषण जो है, हम लोग बहुत नेट एमिशन करते हैं सारे पोल्यूशन वाले लेवल्स को, और नेचुरल गैस में भी जो है लगभग 7% अभी कंट्रीब्यूशन आता है टोटल कार इंडस्ट्री में, उसको गवर्नमेंट चाहती है 15% बढ़ाए। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है और ये आपका ESG का जो है एंगल देखने मिल रहा है। शरद, सवाल उठता है ये है कि देखिए, अभी तो बहुत सारी कंपनियां BS6 नॉर्म्स के लिए या फिर उसके आगे के जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई करने के लिए, उनके हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए तैयारी कर रही थी, काफ़ी पैसे भी खर्च कर रही थी। तो ये इंडस्ट्री के लिए काफ़ी नेगेटिव नहीं हो गया? जी बिल्कुल। और याद रखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ रेवेन्यू आता है कमर्शियल व्हीकल से आता है। आपके ट्रक्स ले लीजिए, बस ले लीजिए, और सारे जो टैक्सीज आ रहे हैं वो ले लीजिए। इसमें भी ना आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी BS6 के इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आप अपना बिजनेस मॉडल कैसे चेंज करेंगे। तो एक टाइप से फार्मर्स जो होते हैं, जो उनके इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो भी डीजल पे बहुत हाईली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारे लॉबीज़ में भी जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी निराशा ज़रूर है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन वो पूरी बिजनेस मॉडल चेंज नहीं कर सकते। तो इस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस और इश्यूज रेज हो सकते हैं। हाँ, इशू है। हालांकि अभी ये सिर्फ सिफारिश है, लेकिन क्या पता सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने का मन बना ले। हालांकि जो टाइमलाइन है 5 साल बाद की अभी से है। शरद, अभी थोड़ा सा दूर है, हालांकि मतलब इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब हमारी अंकुर आई थिंक ये किससे बात हो रही थी, प्रकाश से बातचीत हो रही थी और सुमित से बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये बताया कि जो ऑलरेडी पेट्रोलियम कंपनियों से ऑटो कंपनीज मिल रही हैं, अब
पहले क्या किया जाएगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी, एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद इस पर सरकार कोई फैसला लेगी। लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा भविष्य में देखें अगर, तो दूर की ज़रूर कौड़ी लगती है, लेकिन दुनिया भर में जिस तरह से इन बदलावों को लेकर प्रक्रिया तेज़ हो गई है, तमाम ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि अब धीरे धीरे पारंपरिक जो फॉसिल फ्यूल जिसको कहते हैं, जिसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं हिंदी में, उनसे आगे बढ़कर अब इलेक्ट्रिक पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गैस पर उस तरह बढ़ जाए। जी बिल्कुल अभिषेक, और आपने सही कहा कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो ऑलरेडी अपने लॉज और लेजिस्लेशंस को ऑलरेडी आगे बढ़ा रहे हैं। आप नॉर्वे ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे अपने लॉज अब निकाल लिए हैं जहाँ पे ईवी ट्रांजिशन होगा। और हाल ही में कार्बन टैक्स का भी बातचीत चल रहा है जब एक्सपोर्ट को लेके होने वाला है। तो आप देख रहे हैं ESG फोकस स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमीज में बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उसका एक जो है स्पिल ओवर इफेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी में भी आता है। कौन कौन से देश हैं जो कि ये कानून लागू कर चुके हैं, कौन से ऐसे देश हैं जहां पर ये अभी इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, और क्या इसमें एशियन कंट्रीज भी हैं क्या? जी बिल्कुल एशियन कंट्रीज़ है, और आपको लगेगा जो है आश्चर्यजनक नाम है, चाइना आता है। उसके अलावा जो है ऑफ कोर्स बेल्जियम और जापान में भी जो है लेजिस्लेशंस पास हो रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन एज अ होल भी एक डिसीजन ले रहा है। तो ऑफ कोर्स इंडिया भी जो है इस चीज़ को जो है लॉ के जो चेंजेस हो रही है उसको हमने भी जो है बारीकी से हम लोग देख रहे हैं, उसे ट्रैक कर रहे हैं। पर हमारे जो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स है उनसे बातचीत करेंगे तब जाके और क्लैरिटी आने वाला है। ठीक है, तो इस पर अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में चाइना भी, जापान भी इस चीज़ को लेकर कार्रवाई शुरू कर चुका है। अब वहाँ पर ये डिस्कशन चर्चा में आ गई है। लेकिन शरद ये बताइए कि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि डीजल गाड़ियाँ हट जाएंगी, पेट्रोल गाड़ियाँ हट जाएंगी, ये नौबत आई क्यों और ये चर्चा वाकई जोर क्यों पकड़ रही है? आखिर दुनिया भर के जो देश हैं, आखिर क्या पोल्यूशन जो घटाने का मकसद है, कार्बन न्यूट्रल होने की बातचीत चल रही है, यानी कि कार्बन एमिशन को घटाया जाए, क्या भारत में इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, 50% का वो आंकड़ा है। और उस पर जो है गवर्नमेंट ने भी जो है एक बहुत लॉन्ग टर्म टारगेट दिया है कि जो नेट ज़ीरो जो आप कार्बन कमीशन होता है वो 2070 तक होगा। तो कहानी तो लंबा है, लेकिन ऑफ कोर्स जो है जो गाइडेंस आया है उस बेसिस पे देखा जाए तो उस पे कट करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बनने वाले हैं अभिषेक। लेकिन अभिषेक इसमें जो है बहुत सारे जो है इम्पैक्ट्स जो है देखने वाले हैं कि 2030 के भी कुछ टारगेट्स आए हैं। इस आंकड़ों के बारे में बता देता हूं। जो ईवी सेल्स पेनिट्रेशन एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट का, तो अभिषेक 70% कमर्शियल कार्स में एक्सपेक्टेशन है कि ईवी सेगमेंट में आए, उसमें 40% बसेस के हों और 80% सोचिए इतना ज़्यादा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पे फोकस करेगा। हम हमेशा गाड़ी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप देखिए 2 और 3 व्हीलर का आंकड़ा 80% का टारगेट है। और हाल ही में इतने सारे कंपनीज जो है उनकी ईवी आर्म्स आ रहे हैं, वो अभी अनलिस्टेड स्पेस में कुछ है, बड़े दिग्गज कंपनी जैसे कि टाटा हुआ, TVS हुआ, तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है और अभी इनिशियल फंडिंग चल रहा है। शरद, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, वो ये कि जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, भले ही हमारा भी कार्बन एमिशन का जो लेवल है ज़्यादा है काफ़ी, दुनिया में शायद चौथे नंबर पर हम हैं, अमेरिका, चाइना, EU के बाद भारत चौथे नंबर पे है। लेकिन वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, EV को लेकर एक्सेप्टेंस है। हमारे यहाँ तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही सवाल है अभी तो। जी बिल्कुल, और मतलब कि सिर्फ डेवलप्ड सिटीज़ में या बहुत कम टियर 2 सिटीज़ में मैंने एक्चुअली खुद जाके ईवी चार्जर देखा है। तो अगर हमारा पूरा सेटअप ही नहीं हुआ है तो हम कलकत्ता में है क्या? जी बिल्कुल, कलकत्ता में थोड़े खुले, लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा खुले, और हमारे ऑफिस के पास में ही ईवी चार्जर हमारे पार्किंग में भी है। लेकिन ये डेवलप हो रहा है। शरद, आप मुंबई में जहाँ खड़े हैं ना, ये सिर्फ भारत नहीं, ये दुनिया के सबसे प्राइम लोकेशंस में एक है। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अगर महंगे रियल एस्टेट की अब आप बात करेंगे, टॉप 10 में तो आता ही है। टॉप 10 में क्या, टॉप 5 में आ जाएगा ये। जी बिल्कुल, नरीमन पॉइंट, लोअर परेल, BKC, ये वो इलाके हैं जहाँ पर रेंटल इनकम या फिर अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने जाते हैं अगर, तो मतलब सोच से परे है वो तो। जी बिल्कुल, तो हमें तुलना शायद मुंबई से बाकी शहरों के भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी 5 साल बाद का ये रोड मैप है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर है कि क्या हम तैयार हैं एज ए इकोनॉमी, एज अ मार्केट, क्या भारत तैयार है डीजल पेट्रोल गाड़ियों को फेज आउट करने के लिए? भले ही हालांकि 2035 की डेडलाइन पेट्रोल वाले के लिए है। जी बिल्कुल, पेट्रोल वाले के लिए भी है और जो कह सकते हैं 3 व्हीलर्स के लिए भी है, सबके लिए सेगमेंट्स है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि सिर्फ ईवी के लिए नहीं है, CNG पे भी जो है ट्रांजिशन रहेगा। अब ये ट्रांजिशन पीरियड जो गवर्नमेंट ने कही है लगभग 10 से लेकर 15 साल तक की होने वाली है। ये रिपोर्ट का जो है सजेशन आया है। ठीक है, 10 से 15 साल। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने ये सजेशंस दिए हैं सरकार को। अब सरकार के पाले में गेंद है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स उनसे चर्चा की जाएगी, आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और अगर आम सहमति बन जाती है तो वो कंपनियां, खासतौर से
और खैर इसमें बस ट्रक बनाने वाली भी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स जैसी, महिंद्रा जैसी भी कंपनी है, जहां पर उनके तमाम जो एसयूवीज हैं वो डीजल वाले ज़्यादा हैं। लगभग 80% महिंद्रा ग्रुप का है। 15 मारुति तो अभी अब नहीं बना रहा है डीजल कार्स। पहले समझ लिया, जापान पहले की कंपनी समझ है लिया था जी, बिल्कुल। मारुति उसमें जुड़ा जरूर है, लेकिन वो सुजुकी है दरअसल। जी बिल्कुल, पर उनका फोकस सीएनजी में बहुत स्ट्रांग है, तो उस पे जो है आगे फोकस रहेगा। तो डीजल की जो वेरिएंट्स है वो फेज आउट हो चुकी है। और उसका एक रीज़न शायद ये भी है, डीजल को फेज आउट करने के पीछे एक वजह ये भी थी कि डीजल और पेट्रोल के प्राइस में आप फर्क देखेंगे तो पहले एक बड़ा ह्यूज गैप होता था, करीब होता था, करेक्ट। हाँ 25-30%, 40% तक भाव में फर्क होता था। 10 से 15% 10 रुपए के आसपास का फर्क होता है जी बिल्कुल। लेकिन ठीक है, इससे डायनामिक्स कितने चेंज हो जाएंगे ऑटो इंडस्ट्री के। अगर आपके पास ऑटो स्टॉक्स हैं या फिर कोई ऑटोमोबाइल है, कोई कार, कोई गाड़ी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा इसको समझते हैं। और किन कंपनियों के लिए यहाँ से मौके अब बन जाएंगे, खासतौर से जो ईवी वाली कंपनीज है जहां पर ऑलरेडी हम काफी ज्यादा एक्शन देख भी रहे हैं, या फिर वो कंपनियां जहां पर ईवी का पोर्टफोलियो अच्छा है, जिन्होंने थोड़ी सी लीड ले रखी है, जैसे कि टाटा मोटर्स थी। अब क्या भविष्य के लिए आपको उन पर नजर रखनी चाहिए, क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए थोड़ी सी चुनौती बढ़ जाएगी, ये तमाम मुद्दे समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह, आज के हमारे खास मेहमान। आज मार्केट गपशप करेंगे, हम गूढ़ बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में आपको ये तमाम चीजें समझाएंगे और समझेंगे खुद भी। गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका मार्केट गपशप में। आपने ये प्रस्ताव पढ़ा, क्या कैसा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो अभी मैं आपकी और आपके सहयोगी की बातें भी सुन रहा था। देखिए, एक चीज ये है कि परिवर्तन और बदलाव कभी थमता नहीं है, ये निरंतर आगे बढ़ता जाता है। और जिस प्रकार से पहले इसी क्षेत्र, ऑटो क्षेत्र को लेकर के चिंता हो रही थी, क्योंकि हमने माइग्रेट किया था BS4 से सीधा BS6 के तरफ, तभी भी बहुत सारे प्रश्न उठे थे। और सरकार की जिस तरीके से योजना है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, तो जाहिर है आपको नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा और उसके तरफ आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे, अगर आपको पर्यावरण को प्रदूषण से सुरक्षित रखना है और आने वाली पीढ़ियों को एक जीवन जीने के लिए अच्छा दुरुस्त माहौल देना है। अब ये एक व्हाइट पेपर है जो कमेटी ने सिफारिश की है सरकार को। ये व्हाइट पेपर पे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आगे जाकर के बात की जाएगी, और हमने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है आइस यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तरफ। और पिछले साल या 2 साल में अगर आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रजिस्ट्री का आंकड़ा देखें तो बहुत बड़ा आंकड़ा आया है सामने। और मुझे लग रहा है कि अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और CNG पर चलने वाली गाड़ियों की, लेकिन एक और कदम सरकार ने आगे बढ़ाया, वो है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान देगा प्रदूषण को नीचे लाने के लिए। अब ये कितना जल्द लागू होता है, उसके पहले मेरे ख्याल से सरकार को संज्ञान में ये लेना पड़ेगा कि आप इस बदलाव को लेकर के अपनी नीतियों में क्या बदलाव करते हैं। अब एक उदाहरण दे देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चर्चा हो रही है, लेकिन अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वहां पर कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन काफी धीमी गति से। ऑलमोस्ट 70% ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारे देश में वो रोड से होता है और ट्रक्स चलती हैं डीजल के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़ाते हैं, और खास करके शहर के बाहर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज वगैरह में आप किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इस बहुत बड़े कदम को की तरफ जाने के लिए आपको नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि GST के तहत जो भी पुर्जे लगते हैं किसी भी वाहन में, उनकी दरें काफी ऊपर है। तो वहां पर भी आपको बदलाव करना पड़ेगा ताकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए और उपभोक्ता ऑल्टरनेटिव ग्रीन व्हीकल्स के तरफ जाएं और उसको खरीदें। गौरांग, तो क्या हम मान के चलें, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं कि चार्जिंग इंफ्रा को लेकर अभी बड़ी समस्याएं हैं, आबादी के लिहाज से हम दुनिया के सबसे बड़े देश बन चुके हैं और
कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं क्योंकि हम तो दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, हमें शायद कहीं कहीं दिख जाते हैं चार्जिंग स्टेशंस। सोसाइटीज़ अब इस मॉडल पर काम करने लगे हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के भीतर चार्जिंग इंफ्रा को डेवलप किया जाए। तो ये 5 साल का जो समय की बातचीत चल रही है, आपको लगता है कि अचीवेबल है? ये मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, कोशिश हर एक चीज की शुरुआत करना जरूरी है। अगर आप शुरुआत नहीं करते तो आप अपने जो लक्ष्य है उसके तरफ पहुंच नहीं पाएंगे। मैं भी ये मानता हूं कि 5 साल में जो समय सीमा है वो थोड़ी कम है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन आप कह लीजिए, फ्रॉम आइस इंजन टू इलेक्ट्रिक और गैस ड्रिवन और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले जो वाहन होंगे, वहां तक जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ढांचा खड़ा करना है हमें, और काफी कुछ काम करना अभी भी बाकी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कंपनियां इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं वो अपने R&D को लेकर के किस तरफ आगे बढ़ते हैं और उनको कितने सफलता मिलती है, क्योंकि ये सब एक समीकरण है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। काफी सारे लोग वो की नौकरियां यहाँ पर है। तो इफ आप अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एक ऑल्टरनेटिव नेक्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, तो आपको नीतियों में बहुत बड़े बड़े बदलाव करना पड़ेंगे और एक बहुत ही सक्षम और मजबूत ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है 5 साल समय सीमा थोड़ी कम है, शायद इसको आगे थोड़ा बहुत और धकेल दिया जाएगा। ठीक है, तो गौरांग की बातों का लब्बुलुआब ये है कि जो उन्होंने शुरू में कहा कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, आप इसको थाम नहीं सकते हैं, और उस परिवर्तन की तरफ हम बढ़ गए हैं ऑटो सेक्टर में अगर हम बात करें, क्योंकि निश्चित तौर पर दुनिया एक मंच पर आ गई है अब इस चीज़ को लेकर कि नहीं, कार्बन एमिशन को घटाया जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, और उसके लिए जो भी ज़रूरी कदम हैं वो उठाने शुरू हो गए हैं। तो 5 साल समय ज़रूर कम है, शायद थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन शुरुआत शरद हो गई है। ये जी बिल्कुल, शुरुआत शरद हो गई है, और कहीं ना कहीं लोग भी जैसे जैसे सुनेंगे वैसे वैसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। देखिए, गौरंग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि H2 जो हाइड्रोजन होती है उस पे जो है ग्रोथ देखने वाले हैं। और हमने जो है हाईवेज़ में हम थोड़े ट्रैवल किए थे वीकेंड्स में, और देखे थे रिलायंस और BP के जो चार्जिंग स्टेशंस हैं एक्सप्रेसवेज में दिखने लगे हैं। टाटा मोटर्स के शहर में भी चार्जिंग स्टेशंस दिखने लगे हैं। तो इनिशियल वर्क जो है, ग्राउंड वर्क होता है, वो अब शुरू हो रहा है, तो हमें दिखने लगी है। एक चैनल चेक कर लेते हैं गौरांग जी से, क्योंकि गौरांग सर की जो पर्सनालिटी है ना, देख के लगता है कि SUV चलाते होंगे। और जी बिल्कुल, और लॉन्ग ड्राइव तो पक्का करते होंगे। गौरांग सर, आप भी थोड़े टेंशन में हैं क्या कि अगर डीजल कार हट गई, कहीं आपके पास कोई बड़ी वाली SUV तो नहीं है? नहीं नहीं, हम बिल्कुल टेंशन में नहीं है, और मेरे ख्याल से हर एक नागरिक को योगदान देना चाहिए और सरकार को सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम और आप अगर जो नीतियां बदलती है उसका स्वागत नहीं करते तो मेरे ख्याल से सफलता मिलने में बहुत मुश्किल होगी। हाँ, हमारे पास भी एक SUV है और डीजल ड्रिवन है, लेकिन देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं, और परिवर्तन अगर होता है तो हमें उस परिवर्तन को दोनों हाथों से स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो परिवर्तन का दोनों हाथों स्वागत करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर हम सहमत हैं। और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको एक छोटे से दायरे में हमें बांध के नहीं देखना चाहिए। सिर्फ ऑटो सेक्टर या फिर देश की इकोनॉमी में ऑटो सेक्टर का योगदान थोड़ा सा बहुत ही वृहद मुद्दा है, ये पूरी दुनिया से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए गौरांग सर, अगर यहाँ से बदलाव की शुरुआत हो भी रही है तो कंपनियां जो है ना वो ज़्यादा आगे की सोचती हैं, हम शायद जितना सोचते हैं उनसे कहीं आगे का वो सोच के चलती हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी बेटर प्रिपेयर्ड है, अगर जो भी ट्रांजिशन होना है गैस कंजम्पशन बढ़ाकर CNG वाली गाड़ियों पर, या फिर उसके आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर जो चर्चा चल रही है, कंपनियां उसमें एज लेने की कोशिश कर भी रही हैं। टाटा मोटर्स ने धड़ाधड़ कई सारे लॉन्चेस किए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम लिस्टेड कंपनियों की बात करें भारत में, किन कंपनियों के पास एज है और किन कंपनियों पर इस लिहाज से फोकस करके चलना चाहिए? तो पहले तो ये बता देता हूं कि सभी वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियों ने बहुत ही बड़े कदम लिए हैं अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर के, और हमने काफी कुछ खबरें भी सुनी है। TVS मोटर ने एक JV किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, M&M ने, महिंद्रा ने भी उसी तरफ कदम बढ़ाए हैं। टाटा मोटर बहुत बड़ा मेरे ख्याल से इनका मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर मेरे आंकड़े सही है तो ऑलमोस्ट 70% नेक्सॉन का मार्केट शेयर है, जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV है। टिगोर को लेकर के नए लॉन्चेस है वगैरह वगैरह। तो हमें लग रहा है टाटा मोटर, M&M, ये जो पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली गाड़ियां हैं, इंक्लूडिंग मारुति, बहुत बड़ा निवेश कर रही है। 2 व्हीलर्स में भी अगर आप देखें तो बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियां ये भी निवेश कर रहे हैं, और
खास करके मेरा मुद्दा एक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा परसेंटेज है हमारे देश में, जहां तक माल सामान का आवागमन होता है। ऑलमोस्ट 70-75% रोड से ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक बहुत अहम भूमिका होगी उन सभी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियों की, आगे जाकर के किस तरीके से R&D। मिसाल के तौर पर आप अशोक लेलैंड ले लीजिए, टाटा मोटर्स बनाती है कमर्शियल व्हीकल, आइशर मोटर्स बनाती है, M&M कमर्शियल व्हीकल बनाती है। तो ये क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन, ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल जैसे कि CNG है, ऑलरेडी काफी कुछ कदम आगे बढ़े, और मुझे लग रहा है ये सभी कंपनियां सक्षम है और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हुए कदम लगाए। और गौरंग सर, आपसे एक सवाल है कि हमने तो बात की ऑटोमोबाइल सेगमेंट को लेके, लेकिन जो आपकी जो होती है ऑटो एंसिलरी स्पेस, जो ईवी सेगमेंट में जो है डील करती है, जैसे कि सोना कॉमस्टार हुआ, उनो मिंडा हुआ, संबंधरा मदरसन हो, तो यहाँ पे जो लगता है कि दो तरह से जो नज़र आता है, एक आता है ग्लोबल डिमांड को सप्लाई करना, एक आता है डोमेस्टिक का जो मार्केट है। तो इस नज़रिए से आपको क्या लगता है ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो ईवी थीम में कैसे प्लेस्ड है, और इसमें आपको कौन सा लगता है स्टॉक अच्छा हो सकता है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और एक बहुत ही अहम कड़ी है, क्योंकि हम ये मानते हैं जियोजित में कि ऑटो एंसिलरी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और OEM सेगमेंट कंपनीज, ये चारों के बगैर ऑटो क्षेत्र अधूरा है। और सरकार की, अगर आपको ध्यान होगा, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले एयरबैग्स और ABS ब्रेक्स एक बहुत बड़ा फीचर होता था कोई भी वाहन में, और कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती थी। सरकार की तरफ से नीति आई कि आपको एक सक्षम, मजबूत और सुरक्षित वाहन बनाना है, और आपको सभी फीचर्स ऑर्डर करने हैं, आई थिंक बेस मॉडल से लेकर के हाई एंड मॉडल तक। बॉश जैसी कंपनियां हैं, महिंद्रा CI ऑटोमोटिव जैसी कंपनियां हैं, उनो मिंडा जैसी कंपनियां हैं, टायर मैन्युफैक्चर, बिकॉज बिना टायर के तो आप कोई भी वाहन नहीं चला सकते, आप साइकिल भी नहीं चला सकते। बैटरी, आप कोई भी प्रकार के फ्यूल ले लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी एक हार्ट ऑफ द इंजन होता है और हार्ट ऑफ द व्हीकल होता है। तो ये सभी मेरे ख्याल से एक समीकरण बनता है, और इनका भी योगदान मेरे ख्याल से बहुत जरूरी होगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे आने वाले समय में ये सब कंपनियां जो कि बहुत अहम और सुरक्षित पुर्जे बनाती हैं एक सुरक्षित वाहन बनाने के लिए, ये भी अपने R&D में बहुत बड़ा निवेश करते हुए नजर आए। जी ठीक है, गौरांग सर से जानेंगे कि ऑटो स्टॉक्स में उनको पसंद क्या है। फाइनल अगर हम उनसे 3-4 स्टॉक्स पूछेंगे, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में। लेकिन शरद, एक बहुत ही मतलब ना मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, आप ये देखिए, कम से कम मुझे लगता है कि देश में इस वक्त 500 से ज़्यादा 2 व्हीलर, EV 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं। बहुत ऐसे से नाम है जो हमने सुने नहीं है। एड्रेस इलेक्ट्रिक, एफटेक मोटर्स, एमओ मोबिलिटी, ऑटोमैक्स, अयान, ये नाम हमने सुना नहीं है, बट ये बिक रहे हैं स्कूटर। जी बिल्कुल, और ग्रीव्स कॉटन भी एम्पियर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ग्रीव्स बहुत कॉटन सारे भी है। नाम आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे नाम है। तो और देश सिर्फ कार में नहीं चलता है, बहुत एक बड़ी तादाद है, इनफैक्ट ज्यादातर भारत तो चलता है 2 व्हीलर में। भारत 2 व्हीलर चलता है। जी बिल्कुल। एक जमाना था बजाज का, हमारा बजाज, वहां से जो सफर शुरू हुआ, अब वो 2 व्हीलर चलता है, और उसमें भी फैंसी ऑप्शंस लोगों के पास हैं। लेकिन गौरांग सर, आपसे बस आखिरी सवाल ये होगा हमारा, मान लीजिए इन तमाम बदलावों के मद्देनजर किसी को अगर ऑटो सेक्टर में निवेश करना है और अपना नजरिया रखना अगला 10 साल का, तो आपके हिसाब से 2 व्हीलर में कौन से स्टॉक्स होंगे, 4 व्हीलर में कौन से होंगे, आप जरा ये बता दिए ताकि लोग अपनी प्लानिंग अभी से कर लें। तो उस पर जवाब देने से पहले, उत्तर देने से पहले, मुझे पता नहीं था हम ये शो करने वाले आज। कल मैं आप ही के चैनल से जुड़ा था, सुबह के शो में, फंडा पिक्स में, और मैंने एक EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का निवेश की राय दी थी, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये भी कमर्शियल व्हीकल्स में, बसेस वगैरह में आप देखते होंगे, आप जब सड़कों पे मुसाफरी करते हैं, काफी सारी बसेस इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की होती है। तो ये एक नाम है। पैसेंजर व्हीकल में हमें पसंद आता है टाटा मोटर, M&M, 2 व्हीलर्स में बजाज ऑटो और TVS मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड, हाई एंड प्रीमियम मोटरसाइकिल में और कमर्शियल व्हीकल में आपको देखना है तो आइशर मोटर्स। कल आंकड़े आए थे, मेरे ख्याल से बहुत ही हमारी उम्मीद से बहुत ही बेहतर आंकड़े थे। और अगर आपको ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट्स में ध्यान देना है तो मेरे ख्याल से एस्कॉर्ट्स, कुबोटा। तो ये पूरा वाहन की कैटेगरी के आधार पर ये हमारी पसंद होगी। और ऑटो एंसिलरी में तो हमने मेरे ख्याल से नाम ले लिया, महिंद्रा CI ऑटोमोटिव, बॉश जैसी कंपनियां, उनो मिंडा जैसी कंपनियां हैं। टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हमें अपोलो टायर सबसे ज्यादा पसंद आता है, और बैटरी सेगमेंट में एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमरा राजा बैटरी। तो ये पूर्ण समीकरण है ऑटो एंसिलरी।
ठीक है, तो बहुत सारी दिग्गज कंपनियां हैं जो कि एज ले चुकी हैं और सारे के सारे नाम गौरांग सर ने गिना दिए। ईजी हो गया शरद? जी बिल्कुल, पूरी तरह हमने जो है दिखाया कि डीजल का बैन का क्या सेटअप हुआ है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ग्लोबली क्या हुआ, और लास्ट में जो है गौरंग जी ने पिक्स भी दिए हैं हमारे ऑडियंस के लिए, तो एक पूरी तरह दिखा। ड्रामा चल रहा था, उस ड्रामे को हमने डिकोड किया, समझाया लोगों को कि आखिर आपके लिए इन डेवलपमेंट्स के मायने क्या हैं, कितने ये फीजिबल हैं, सरकार कब तक इस पर फैसला ले सकती है, कितना संभव है, ये बदलाव होके रहेंगे। और गौरांग जी सही कह रहे हैं कि बदलाव के हिसाब से अपने आप को इस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा समय के हिसाब से, और इस हिसाब से सरकार के जो कदम होने वाले हैं, कौन सी ऑटो कंपनियां अपने आप को उस दिशा में ढालने की कोशिश कर रही हैं, उसकी भी सारी की सारी लिस्ट शेयर कर दी हमने। ठीक है, मार्केट गपशप के इस एडिशन को यहीं पर समेटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रेडियो स्वदेश के साथ। नमस्कार।